अस्सलाम वालेकुम जी। विलिंग वेज के प्लेटफॉर्म से हम सब आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हर हफ्ते हम ने ये वेब सीरीज का जो आगाज किया हुआ है, तो हम कुछ ऐसे मौज़ूआत पे बात करते हैं जो कि नशे की बीमारी से रिलेटेड हैं और उनकी फैमिलीज के लिए जो करने वाले काम हैं उनके हवाले से हम बात करते हैं। सबसे पहले मैं अपने मेहमानों का तारुफ करवा दूं। हमारे साथ तलाल जुबैर साहब हैं, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल हैं और विलिंग वेज इस्लामाबाद के डायरेक्टर हैं। वकील मुराद साहब हमारे साथ हैं, ये भी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल हैं और ये विलिंग वेज कराची के डायरेक्टर हैं। सब्जा शाहिद हमारे साथ हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, विलिंग वेज लाहौर में हमारे नफ्सियात के तौर पे काम करती हैं। और मेरा नाम आमना नवाज है, मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ और सदाकत क्लिनिक मरी की डायरेक्टर हूँ। आज का जो हमारा मौजू है वो है कि जब किसी का प्यारा नशे की बीमारी में मुब्तला होता है और फिर फैमिली मेंबर्स उनको अस्पताल में इलाज के लिए भेजते हैं, तो इस दौरान फैमिली के करने वाले कौन से काम होते हैं जो कि करने हैं। यूजुअली ये समझा जाता है कि बस मरीज को दाखिल करवा दिया है, तो बस अब उसके बाद रिहैब सेंटर में से जब वो वापस आएगा तो ठीक हो जाएगा और बस उसी के करने के काम है, जो है जो समझाना है, जो इलाज करना है वो उसी के साथ करें। लेकिन फैमिली के हिस्से के भी बहुत सारे कुछ टास्क होते हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं जो कि उनको करनी है। तो आज हम उस पे बात करेंगे, जो कि सबसे पहले तलाल जुबैर साहब से मैं बात करूंगी कि पहला जो काम होता है कि फैमिली को भी आगाही देनी होती है नशे की बीमारी के बारे में। और फैमिलीज चाह रही होती हैं कि आप मरीज को समझाएं कि नशे की बीमारी क्या है, हमें ना बताएं। तो आप इसमें इस पे कुछ रोशनी डालें कि क्यों इतना जरूरी है कि फैमिली को भी नशे की बीमारी के बारे में पता होना चाहिए, सारी मालूमात आगाही होनी चाहिए, डिजीज कॉन्सेप्ट जिसे कहते हैं एडिक्शन का। जी बहुत शुक्रिया मिस आमना। देखिए, ये कहा जाता है कि जो एडिक्शन है ये एक फैमिली डिजीज है। और ये स्टार्ट जो है वो तो किसी एक शख्स से होता है, उसकी एक चॉइस से होता है। जो वो जिंदगी में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट 6 फैसले हमने करने होते हैं, उनमें से एक गलत फैसला जब कोई इंसान लेता है किसी व्यक्ति अपने डिप्रेशन को या अपनी बेचैनी को खत्म करने के लिए, और वो उसके खास पर परसेंटेज जो है वो नशे के मर्ज के अंदर मुब्तला हो जाती है, तो फिर वहां पर जो फैमिली है इसका जो रोल है वो बहुत अहम हो जाता है। क्योंकि नशे की बीमारी को जो फ्यूल है वो चाहिए होता है। अगर आप आमतौर पर देखें तो जो एवरेज एज है एडिक्शन की कोई इंसान के स्टार्ट करने की, तो वो आज से 18 साल पहले जब मैंने इस कैरियर का आगाज किया था, तो उस वक्त जो औसत एज थी मरीजों की वो 25 से 26 साल हुआ करती थी। और अब जो है वो द पीरियड ऑफ टाइम मैंने ये चीज ऑब्जर्व की है कि हमारे पास जो अमूमन डाटा आता है उसमें पता चलता है कि पहली दफा जो ड्रग है वो बच्चे या स्मोकिंग जो है वो कोई 13-14 साल की उम्र से शुरू कर देते हैं। और तकरीबन 5 साल का वक्त जो है वो फैमिली मेंबर्स लगाते हैं, लेते हैं इस पॉइंट से जब कोई फर्स्ट टाइम नशा स्टार्ट करता है, और उससे लेके जब वो उसकी जिंदगी के अंदर जो मसाइल हैं वो इतने अया हो जाते हैं, इतने वाजे हो जाते हैं कि घर वाले जो हैं वो फिर मजबूर हो जाते हैं कि उसके इलाज का फैसला जो है वो किया जाए। तो अमूमन इस टाइम के अंदर जो है वो 5 साल लग जाते हैं, क्योंकि फैमिली के लेवल के ऊपर कोई अवेयरनेस नहीं होती। और थोड़ा अगर आप ये चीज भी देखें कि किसी को अगर डायबिटीज डायग्नोज होती है, तो वो पहला जो काम तो वो यही करेगा कि वो मीठा खाना छोड़ देगा और कुछ ना कुछ मशवरे अपने आसपास से लेगा कि इसके लिए हल के लिए मैं क्या करूं। और अमूमन देखा गया है कि ऐसे भी लोग मशवरे देते हैं कि तुम कड़वी चीजें खाना शुरू कर दो, तो करेले का पानी पीना शुरू कर दो, तो तुम्हारी डायबिटीज जो है वो ठीक हो जाएगी, जिसे हम घरेलू किस्म के टोटके कहते हैं। तो जब कोई शख्स नशे के अमराज का शिकार होता है तो उसमें भी कुछ ना कुछ ऐसे घरेलू किस्म के टोटके जो है वो
कहे जाते हैं, जैसे कि मरीज जो है वो नेचुरली पहली दफा जब कोई सिगरेट पीता पकड़ा जाता है या तो वो एक वादा करता है और एक फॉल्स प्रॉमिस करता है कि मैं आज के बाद जो है वो इस मसले का या इस चीज को जो है वो मैं छोड़ दूंगा, और उसके बाद भी अमूमन नजर आता है कि वो उस वादे को जो है वो फिर तोड़ देते हैं। और जब वो तोड़ देते हैं तो फिर घर वाले जो है वो उससे एक और वादा लेना चाहते हैं। यानी अगर कोई पहली दफा पकड़ा जाता है या आपके नॉलेज में आता है और आप मरीज के साथ एज अ फैमिली मेंबर बातचीत करते हैं और उनको बताते हैं कि बेटा ये प्रॉब्लम जो है ये हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, तो आप इसके लिए मदद ले लो, और वो कहता है कि मैं इसको अपने उन पे छोड़ दूंगा, तो फिर दोबारा अगर आपको वो इसी मसले के अंदर नजर आता है तो आप फिर किसी प्रोफेशनल की मदद लेते हैं। वैसे तो नशे को अपने उन पे छोड़ना जो है ये काफी मुश्किल होता है, क्योंकि हमारा दिमाग जो है उसके अंदर एक आर्टिफिशियल डोपामीन रिलीज होने लगती है, नशों की वजह से हमें अच्छी सेंस आने लगती है, और कोई भी ये इरादा करके नशा नहीं करता कि उसने पूरी जिंदगी करनी है। वो एक थोड़े से वक्त के लिए और थोड़े से टाइम के लिए जो है वो इस इल्लत को अपनाता है ये सोच के कि मैं भी वक्ती तौर पर कर लूंगा और फिर मैं छोड़ दूंगा। सो जब ये चीजें फैमिली को जो है वो नजर आ रही होती हैं तो वो इलाज के लिए राब्ता करने से ज्यादा तरजीह इस चीज को देते हैं कि वो कोई और इससे बड़ा वादा ले ले, फलाने की कसम खा ले, या जो है वो खुद उस मसले को जो है वो उसको कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। यहाँ तक कि जो फैमिली का जो एक रिलायंस होती है वो चौकीदारे के ऊपर बहुत ज्यादा होने लगती है। हालांकि चौकीदारा जो है वो पहली बात ये कि फैमिली मेंबर्स कोई चौकीदारे के एक्सपर्ट होते नहीं है, उनकी एक्सपर्टी कोई और होती है, कोई कारोबार नौकरी जो भी वो करते हैं। दूसरे नंबर पे जो चौकीदारा है वो चार टांगों वाली चीज का किया जा सकता है, दो टांगों वाली चीज का नहीं किया जा सकता, जो कि फैसला करने की और एक डिफरेंट सोच रखने की सलाहियत रखता है। सो उसको आप इंटेलेक्चुअली ही मैनेज कर सकते हैं। तो जब फैमिली जो है फिर उसके नतीजे के अंदर पहले उसकी जो है वो उसको लाड प्यार से बातचीत से समझाने की कोशिश करता है, और जब फिर वो नहीं कंट्रोल के अंदर आता तो फिर दूसरा कंट्रोलिंग बिहेवियर जो है वो गुस्से से उसको डील करने के ऊपर आता है। और जब मरीज की मावनत शुरू कर देते हैं तो फिर उसकी तो नशे का जो इंटेक है वो बढ़ जाता है, और फिर जब हम बुरा भला कहने शुरू कर देते हैं तो फिर उसका एक हमारे साथ जो रिलेशनशिप है वो इफेक्ट होने लगता है। सो और फैमिली इस चीज को भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होती कि ये कोई आपके कोई नशे के मर्ज जैसी एक चीज है, जैसे कि डायबिटीज का मर्ज है या कैंसर का मर्ज है, तो ऐसे ये भी एक मर्ज है जिसको कि हम घर बैठ के अपने ओन पे डील नहीं कर सकते हैं। वो इसको एक सिर्फ बुरी आदत समझते हैं और समझते हैं कि इसको हम अपने ओन पे घर बैठे हुए बहुत इस लेवल पर लेके आ सकते हैं, इस काबिल बना सकते हैं कि वो हमेशा के लिए जो है उसका इस मसले से जो है वो छुटकारा हासिल हो जाए। लेकिन टेक्निकली जो है वो स्पीकिंग वो मसले से छुटकारा जो है वो इस तरीके से फिर हासिल नहीं होता जब तक फैमिली जो है वो खुद से भरपूर तरीके से एक्सेप्ट ना कर ले कि क्या क्या मसाइल जो हैं वो नशे की बीमारी की वजह से लाहक होते हैं और उनको मदाखलत कैसे करने की जरूरत है। क्योंकि अमूमन फैमिली मरीज के साथ उनकी रिट का लेवल जो है वो नशे की बीमारी में कमजोर होता चला जाता है, लेकिन वो बड़े बड़े स्टैंड लेना चाहते हैं उसके साथ, और वो अपनी जो असेसमेंट है अपनी रिट की वो सही तरीके से नहीं कर पाते, और उससे फिर मजीद बिगाड़ जो है वो पैदा होता है। अगर आपने बच्चे को कहा है कि बेटा आप ये एक चम्मच जो है वो खाने का मुंह में डाल लो, और अगर बच्चा उस चीज से इनकार कर देता है तो फिर ये एक बहुत बड़ा मसला है, आपकी रिट चैलेंज हो रही है। तो अपनी रिट को जो है वो प्लस जो पेशेंट है वो बहुत अच्छे तरीके से अपने घर वालों को ये यकीन दिला देता है कि वो अब इसके ऊपर ऑलरेडी काम कर रहा है और वो इसको छोड़ने ही वाला है, और घर वाले इस चीज के लिए वैसे ही कोई जज्बाती हो रहे हैं, या फिर वो यूं आजकल जो है वो जैसे कि चर्च के इस्तेमाल को
यहाँ तक के अनफॉर्चुनेटली मैंने देखा है कि कुछ डॉक्टर्स जो कि जिनका ताल्लुक मेंटल हेल्थ से होता है, वो भी कहते हैं कि अच्छा जब कभी कभार अगर कोई मरीज चर्स पी रहा है तो कोई इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, यानी जो माशरती एनेबलिंग है। तो ये जो मिस इन्फॉर्मेशन है, ये जो है वो बहुत ज्यादा डिजास्टर्स की तरफ लीड करती है। तो जब जितना अगर आपका बच्चा जो है आपसे अगर पहले को पता चला है कि वो स्मोकिंग कर रहा है या उसने कोई ड्रग लिया है, तो फिर दैट इज हाई टाइम कि आप जब उसने आपसे वादा किया है कि वो दोबारा नहीं करेगा और आप उसे पकड़ के किसी रिहेबिलिटेशन के अंदर दाखिल नहीं भी करा रहे राइट वे, लेकिन आप खुद को इन्फॉर्म करना शुरू कर दें, राइट प्रोफेशनल्स के साथ इन टच हो जाएं और सीखना शुरू कर दें, सीखने का अमल कि इस मसले को जो हमारे घर के अंदर आके हिट किया है तो हमने इसको कैसे हल करना है। जैसे कि अगर हमारी घरों की बुनियाद है उसमें अगर हमें कोई दरार नजर आना शुरू हो जाए तो हम उसके ऊपर पेंट करके उसको इग्नोर करने की कोशिश नहीं करते, बल्कि हम उसमें फिर नजर रखते हैं बहुत स्ट्रांग और सीखने लगते हैं कि इस मसले को अगर दरार थोड़ी सी भी बढ़ी तो फिर हम क्या करेंगे। सो जो प्रेपरेशन है फैमिली की, वो जब खुद इस मर्ज के बारे में सीखते हैं, उस खुद फरेबी से बाहर आ जाते हैं कि नशे की जो बीमारी है ये उनको किस तरीके से इफेक्ट करेगी, तो फिर वो अपने मरीज के साथ अपने रवैयों को तब्दील करते हुए उसको जो कंट्रोल करने की जो ख्वाहिश है उसमें से बाहर आते हैं, अपनी शेम को हील करते हैं और अपनी जो बेचैनियां हैं और जो उदासियां हैं जो कि नशे के मर्ज की वजह से उनको लाहक हो रही होती हैं और जो उनके मरीज के अंदर जो आने वाली तब्दीलियां हैं उसको वो अच्छे तरीके से पहचानने लगते हैं और जल्दी वो इस लेवल पर आ जाते हैं कि वो अपनी बातचीत को एक ऑर्डिनरी पेरेंटिंग से थेराप्यूटिक पेरेंटिंग में कन्वर्ट कर देते हैं। सो अगर आपके हाँ कोई भी मर्ज है, चाहे वो जहनी मर्ज है, चाहे वो नशे का मर्ज है, चाहे वो कोई और रेलेवेंट है जैसे कि गैम्बलिंग है, आपको पता लगता है कि आपका बच्चा स्नूकर पे बैठ के शर्तें लगा रहा है या वो और छोटी मोटी चीजों के ऊपर मोटरसाइकिल की रेस के ऊपर शर्तें लगा रहा है, तो फिर या आपके बिहेवियर के अंदर आपको बहुत सी बुरी चेंजेस नजर आ रही हैं, तो फिर आपको फौरी तौर पर जो थेराप्यूटिक पेरेंटिंग है ये सीखने की जरूरत होती है। और इससे जो है वो आपका जो डिनाइल है वो भी अच्छे तरीके से मैनेज हो जाता है और आप जो राइट और अप्रोप्रिएट स्टेप्स हैं टुवर्ड्स पेशेंट की हेल्प के लिए वो भी लेना स्टार्ट करते मिस हफ्जा से फिर अगला सवाल हम पूछ लेते हैं कि एक तो ये अभी हम बात कर रहे हैं ना कि फैमिली मेंबर्स को नशे की बीमारी के बारे में पूरी मालूमात होनी चाहिए। फिर अगला जो काम जो फैमिली मेंबर्स के लिए करने वाला होता है वो ये होता है कि जो हमने लास्ट टाइम भी बात की थी एक अपने एपिसोड में, इनेबलिंग और प्रोवोकिंग को पहचानना अपने रवैयों में और फिर उसको रोकना, ये एक बड़ा अहम काम होता है। तो थोड़ा इस बारे में बताएं कि ये जो इनेबलिंग और प्रोवोकिंग है इनको फैमिलीज को कैसे हम पहचानने में मदद दे सकते हैं कि ये आप करते रहे हैं और अब आपको इसके बारे में आगाही लेनी होगी कि ये छोड़ना पड़ेगा। सामना इनेबलिंग और प्रोवोकिंग को एडिक्शन की बीमारी में या इसके ट्रीटमेंट में विशियस बिहेवियर्स कहते हैं। यानी ये वो दो रवैये हैं जिनसे बीमारी में सिर्फ इजाफा हो सकता है, मरीज को कोई फायदा नहीं होगा। मैंने अक्सर यहाँ पर डॉक्टर सदाकत को एक बात कहते सुना है कि अगर कोई फैमिली सिर्फ ये दो रवैये सीख लेना, यानी काउंसलिंग की मदद से या लिटरेचर से अपने आप को एजुकेट करके कि कैसे उन्होंने किसी भी मरीज को उसकी बीमारी में इनेबल नहीं करना और प्रोवोक नहीं करना, तो उनको कहीं पर अपने मरीज को इलाज में दाखिल कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपना इतना पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने मरीज को अपने घर पे रहते हुए ठीक कर लेंगे। यानी ये इतने अहम दो बिहेवियर छोड़ने के लिए कितने अहम है? ये बहुत इम्पोर्टेंट है ये दोनों बिहेवियर्स और इनको पहचानना। यानी हमने अक्सर ना खौफ को मोहब्बत का नाम दिया होता है। जिस तरह जो इनेबलिंग है जिसका उर्दू में मतलब मुआवनत करना है या चले समझने के लिए मदद करना है, तो हम वो मोहब्बत से कर रहे होते हैं फैमिलीज के, चलो अगर मैंने ना पैसे दिए तो वो कौन देगा उसको या कौन उसका ख्याल रखेगा अगर मैंने रात को 3 बजे उठकर खाना ना दिया। तो जो भी इस तरह के रवैये होते हैं फैमिलीज मोहब्बत के नाम पर कर रही होती हैं, लेकिन दरअसल ये खौफ के रवैये होते हैं कि उनको खौफ सा होता है कि घर में कोई नया फसाद ना हो जाए या अगर मैंने पैसे ना दिए तो वो चोरी ना कर ले या वो किसी और क्रिमिनल एक्टिविटी का शिकार ना हो जाए। तो फैमिलीज को जरा सीखना पड़ेगा, जो कि ट्रेनिंग से उनको बहुत अच्छी मदद मिल सकती है, कि हमने हर वो काम नहीं करना जिससे कि उनकी बीमारी को मदद मिले। जैसे
मिसाल के तौर पर एक अल्कोहलिक शौहर रात को इंटॉक्सिकेशन में घर आए हैं और वो दरवाजे पर गिर रहे हैं, उल्टियाँ कर रहे हैं और वो वहीं पर पास आउट हो गए हैं या बाथरूम में पास आउट हो गए हैं। तो अब उनकी वाइफ ये अपनी ज़िम्मेदारी समझेंगी कि मैं उनको वहाँ से जिस तरह भी वो अपनी ताकत इस्तेमाल करके उनको खींच कर किसी भी तरह करके वापस बेड पर लेकर आती हैं, उनको सारा क्लीन करती हैं, कपड़े चेंज कराती हैं, फिर वो बाथरूम सारा क्लीन करती हैं और सारी रात तकरीबन उनकी इसमें गुज़र जाती है। अब जब सुबह होती है तो वो बहुत खपी-तपी होती हैं क्योंकि पिछली पूरी रात नींद भी नहीं मिली और ये सारी एक्टिविटी में भी उनको काफ़ी उनकी एनर्जीज़ लग जाती हैं। लेकिन जो मरीज़ होता है, वो अपनी पूरी एनर्जीज़ में होता है। जब वो सुबह उठता है तो वो बिल्कुल ठीक मूड में होता है। तो अब सारी रात उन्होंने इनेबलिंग में गुज़ार दी, लेकिन अब वो एक्सपेक्ट कर रही हैं कि सुबह मरीज़ उठे और अपोलोजेटिक हो और कोई एक्सप्लेनेशन दे। हालाँकि यहाँ पर सीन बिल्कुल उल्टा होता है कि मरीज़ बिल्कुल नॉर्मल होता है, उन्हें पता भी नहीं होता पिछली रात हुआ है क्या। अब यहाँ से प्रोवोकेशन का साइकिल चल जाता है। यानी अब यहाँ पर उनकी वो वाइफ़ उनसे लड़ेंगी या तंज़-ताना करेंगी, यहाँ फिर मरीज़ जो होंगे वो भी आगे से गुस्सा-शुस्सा करेंगे और उनके घर का माहौल ख़राब हो जाएगा। तो ये जितने भी अनहेल्दी तरीके हैं रिसर्च ये कहती है, लिटरेचर ये कहता है कि आप अपनी एनर्जीज़ उस तरफ लगाएँ ही ना जहाँ से नताइज नहीं निकलने। जिस तरह अब जब लोग कहते हैं तो फिर हम ये ना करें तो क्या करें? तो यहाँ पर थेरेप्यूटिक स्टेप्स ये हैं कि आप उनके कम्फर्ट का ज़रूर ख़्याल रखें, लेकिन उनको उनके ज़रा नताइज भुगत लेने दें। जिस तरह अगर इमेजिन करके हम फैमिली से कहते हैं देखें कि वो सुबह जब उसी हालत में उठेंगे कि उनके इर्द-गिर्द वो सारी उनकी उल्टी होगी और वो बाथरूम में ही लेटे होंगे, तो जब सुबह उठेंगे और वो मंज़र अपनी आँखों से देखेंगे, तो पहला रियलिटी चेक उनको मिलेगा कि मेरे हालात बहुत ख़राब हैं। भले उस दिन हुँ। से कोई बहुत बड़ा चेंज ना आ जाए या ऐसा ना हो कि उनकी आँखें खुल गई हैं और वो बिल्कुल ठीक हो जाएँ, लेकिन शुरुआत ज़रूर हो जाएगी किसी जर्नी की जो कि ट्रीटमेंट की तरफ लेकर जाएगी उन्हें। लेकिन जब हम सारी रात इन्वेस्ट कर देंगे अपनी हर स मतलब पूरे उस साइट को साफ करने में, तो सुबह उनको वैसे ही शराब ने हर चीज़ या किसी और ड्रग ने हर चीज़ भुला दी होगी, तो उनको बिल्कुल कुछ याद नहीं होगा। अब ये हमने जब भी इनेबलिंग करनी है या जब भी प्रोवोकिंग करनी है, तो हमने याद रखना है कि ये दोनों बिहेवियर्स एक-दूसरे के साथ मिले हुए हैं, जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि घर में सिर्फ़ इनेबलिंग चलती रहे, ऐसा भी नहीं हो सकता कि घर में सिर्फ़ प्रोवोकिंग चलती रहे। यानी जब हम मदद दे देकर थक जाते हैं ना और हमें रेसिप्रोकेशन में कुछ भी नहीं मिलता, तो फिर हम गुस्सा करते हैं। या जब हम गुस्सा कर के थक जाते हैं कि वो गुस्से से ठीक नहीं हो रहा, तो फिर हम प्यार में या खौफ में कॉम्पेंसेट भी करते हैं। तो घर में ये दोनों बिहेवियर्स चलते रहते हैं जिससे फ़ायदा चुप करके ना उनकी बीमारी को हो जाता है। जैसे डॉक्टर साहब पिछले दिनों ही बात कर रहे थे कि अगर जिस तरह मतलब किसी भी मुल्क की हुकूमत में ऑपोज़िशन में जो पार्टीज़ होती हैं, जब तक उनके आपस में इख्तिलाफ़ चलते रहते हैं ना, तो फ़ायदा रूलिंग पार्टी को होता रहता है। अगर हुँ। ऑपोज़िशन की पार्टीज़ जो हैं, ये एक पेज पर आ जाएँ और बेस्ट प्रैक्टिसेज़ को या थेरेप्यूटिक स्टेप्स को अपनाना शुरू कर दें कि किस तरह से उनका कॉन्फिडेंस ख़राब किया जाए या किस तरह से उनको टफ़ टाइम दिया जाए, तो रूलिंग पार्टी के लिए हुकूमत चलाना ज़रा मुश्किल हो जाएगा। तो घर में भी ये चीज़ करने की ज़रूरत होती है, सब फैमिली मेंबर्स को एक पेज पर आने की, क्योंकि बीच में हमेशा कोई ऐसा बंदा ज़रूर होता है जो कहता है कि अच्छा बस करो, अब बच्चे की जान लोगे क्या? या वो सख्ती अगर कोई कर रहा हो या अगर कोई थेरेप्यूटिक स्टेप्स भी लेने की कोशिश कर रहा हो, तो वो नहीं लेने देते, वो बीच में रुकावट बनते हैं। तो इस तरह से एक बंदे की पेशेंट के हक में या पेशेंट की बीमारी के हक में जो परफ़ॉर्मेंस होती है ना, वो पूरी फैमिली के लिए बहुत सेटबैक सा होती है और पूरी फैमिली के लिए बड़े कॉन्सिक्वेंसेज़ होते हैं जब मरीज़ ठीक नहीं हो रहा होता। तो घर हुँ। वालों को सबको एक स्टैंड लेना चाहिए कि उन्होंने ऐसी कोई मदद फराहम नहीं करनी जिससे कि उनकी बीमारी को फ़ायदा हो। जैसे मैंने अभी बात की कि अगर वो कोई उधार लेकर आते हैं किसी से तो उस उनके उधार ना वापस करें सिर्फ़ ये सोच कर के शेम होगी, हो लेने दें शेम, उस शेम से एक मदद ही मिलेगी उनको इलाज के करीब जाने में। अगर वो गुस्से में कोई शीशे वग़ैरह तोड़ते हैं, तो उनके साथ बदले में गुस्सा भी ना करें और वो चीज़ें भी सारी वो जो मेस क्रिएट हुआ होगा, वो भी ना सारा समेटें। उनको देखने दें ज़रा वो मंज़र अपनी आँखों से कि ये क्या किया था मैंने थोड़ी देर पहले। अगर वो नशा करते हुए पकड़े जाते हैं पुलिस से, तो उनके पीछे जा कर सिफ़ारिशें कराकर, अपनी नींदें ख़राब करके उनको उसमें मदद ना फ़राहम करें क्योंकि इससे हम सीखने में मदद नहीं उनको देते कि उनके साथ बहुत मसले हैं। भी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए।
जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। वकील साहब, आपसे मैं सवाल कर रही थी कि वो कौन सी ऐसी मालूमात हैं जो फैमिलीज को देना बहुत जरूरी है नशे की बीमारी के हवाले से? जी सॉरी, वो मेरे एंड पे भी कुछ इंटरनेट का इशू आ गया था। तो जो आपका क्वेश्चन है उसका मैं जवाब देता हूँ कि इलाज में इन लोग प्रोग्राम में एंटर होता है तो जो सबसे मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो पहली जिसको समझने की जरूरत है फैमिली के पास, कि वो नजरिया बीमारी है, डिजीज कॉन्सेप्ट है। तो डिजीज कॉन्सेप्ट को तब फैमिली समझेगी जब कुछ चीज़ों के कॉन्सेप्ट्स उनको क्लियर होंगे। जब मुख्तलिफ जो टर्मिनोलॉजीज हैं डिजीज कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, वो उनको समझ आएंगी और वो अपने बिहेवियर को भी बीमारी को समझते हुए इस बीमारी की मुताबिकत से अपने बिहेवियर को भी पेशेंट के साथ वैसे ही रखेंगे जैसे कि किसी भी बीमारी में मुबतला मरीज के साथ रवैया होता है। तो इसमें जो पहली चीज समझने की है जो रिलेटेड टू डिजीज कॉन्सेप्ट है, वो ये है कि बॉडी के अंदर टॉलरेंस डेवलप होता है। यानी फैमिली का ये जानना जरूरी है कि टॉलरेंस में क्या होता है कि जो नशे की मिकदारें हैं, जो डोजेस हैं, वो विद द पैसेज ऑफ टाइम बढ़ चुकी होती हैं या बढ़ रही होती हैं, और उसकी मुताबिकत से जो इसका प्लेजर है नशे का वो कम हो रहा होता है। तो बॉडी में जो अडेप्टेशन है वो इस तरह से होती है कि जो उसको मज़ा शुरू में जितनी क्वांटिटी और जितनी मिकदार में मिलता था, वो अब कुछ अरसे के बाद, 2 साल के बाद, 4 साल के बाद, वो ऐसा उसको उतना मज़ा नहीं मिल रहा होता। तो ये कोई वो कुछ अपनी खफगी खत्म करने के लिए या अपनी ख्वाहिश के मरीज को ज्यादा नशा नहीं कर रहा होता, या फैमिली को तकलीफ पहुंचाने के लिए या कोई अपने पैसों का ज़िया के मकसद के लिए, ये उसका हरगिज़ टारगेट नहीं होता कि उसने पैसों को ज़्यादा तबाह करना है, बर्बाद करना है या पैसों को जल्दी से ख़त्म करना है। इनफैक्ट उसका काम नशे में गुजारा नहीं हो रहा होता या उसको सेटिस्फैक्शन ही नहीं मिलती होती, और वो अपनी सेटिस्फैक्शन के हसूल के लिए नशे की किरदारों को उसको बढ़ाना पड़ता है, तो जो कि टॉलरेंस हम इसे बोलते हैं। दूसरी जो चीज समझने की है वो ये है कि लॉस ऑफ कंट्रोल जो है वो आ चुका होता है, यानी जगह और मकदार के जो कंट्रोल है वो ख़त्म हो चुका होता है, कमज़ोर पड़ चुका होता है। तो बीमारी में के स्टेटस में आ जाने के बाद जो मरीज है उसकी कोई क्वांटिटी नहीं होती फैक्ट्स, उसको कम नशा मिले, ज़्यादा नशा मिले, ज़्यादा मिलेगा ज़्यादा कर लेगा, कम मिलेगा तो कम पे गुजारा कर लेगा, ज़्यादा लेके आएगा ये समझ के कि थोड़ा थोड़ा करेगा, लेकिन वो ज़्यादा को जल्दी ही ख़त्म कर लेगा। तो कोई खास टाइम भी नहीं होता, टाइम जो फिक्सेशन है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी होती है, क्योंकि एक टाइम उसका नहीं होता, वो किसी भी टाइम नशा करता हुआ दिखाई देता है। और तीसरी चीज़ है प्लेस, यानी शुरू में नशा जो है वो शायद घर से भी बाहर, मोहल्ले से भी बाहर वो करता है, दोस्तों के साथ करता है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो अपने बेडरूम तक और वॉशरूम तक आ चुका होता है, गाड़ी में भी नशा करता है, ऑफिस में भी नशा करता है, यानी जहाँ उसको मौका मिलता है वो वहीं पे नशा करता है। तो लॉस ऑफ कंट्रोल ऑन प्लेस, लॉस ऑफ कंट्रोल ऑन टाइमिंग और लॉस ऑफ कंट्रोल ऑन क्वांटिटी, ये इस तरह से आ चुका है। दूसरी चीज है डिपेंडेंसी, जिसको समझने की जरूरत है। डिपेंडेंसी मीन्स कि जब आपकी जो बॉडी है वो नसार करने लगे सब्सटेंस के ऊपर, और जब आपको वो सब्सटेंस ना मिले, देन यू गो थ्रू अ विथड्रॉल सिम्पटम्स, जिसमें फिजिकल अनकंफर्ट आम होते हैं, इमोशनली साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम्स होते हैं, क्योंकि आप नशे के ऊपर इतना डिपेंडेंट हो चुके होते
आपको नॉर्मल फंक्शन करने की। इसी तरीके से ब्लैकआउट्स हैं, ये ब्लैकआउट्स भी जो है बीमारी की बीमारी है, एक खास टाइम जो अंदर में केस ऑफ ड्रग या अल्कोहल पेशेंट, वो खास टाइम जिसमें वो जो कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करता है वो उसको रिकॉल करने से तासर होता है, बाद में उसको वो गुजरा हुआ टाइम उस फेज में याद ही नहीं रहता। इनफैक्ट वो फीलिंग होता, रिकॉर्ड ही नहीं होता, तो इसलिए वो कभी भी उसको याद नहीं आता शायद, और ये मेमोरी का हिस्सा ही नहीं बन पाता। तो ये भी वो जो अक्सर पेशेंट ने क्या कहा होता है और क्या बोला होता है और वो क्या उस दौरान कर चुका होता है, जब फैमिली उसको रिकॉल करने की कोशिश करती है, याद दिलाने की कोशिश करती है, तो बिल्कुल याद नहीं आ रहा होता। तो ब्लैकआउट्स जो है वो नशे की बीमारी है। फिजिकल जो डिटीरिएशन है वो भी नॉर्मली शुरू हो चुकी होती है, ऑर्गन डिटीरिएशन जिसमें लिवर, लंग्स और जो है वो और हार्ट से रिलेटेड इश्यूज, स्टेमिना, और जो मेजर ऑर्गन्स हैं, जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, वो अपनी परफॉर्मेंस के हिसाब से नीचे की तरफ जा रहे होते हैं, ये भी बीमारी में होता है। तो बीमारी का मतलब ये है कि अब एक पर्सन जो है वो अपने नशे के हाथों सेफ नहीं रहा, वो अब अपनी लाइफ को मैनेज नहीं कर पा रहा, उसकी लाइफ में अनमैनेजेबिलिटी है, लैक ऑफ डिसिप्लिन है, और ये बीमारी को दावत उसने कोई डेलिब्रेटली नहीं दी होती, ये भी एक फिजिकल चेंजेस हैं जो कि बॉडी में रूनमा होती हैं, और उसके नतीजे में जो पेशेंट है वो टाइम के साथ साथ उसका जो नशे में मज़ा है वो कम होता चला जाता है, बढ़ती चली जाती है, और मज़ा जैसे आगे आगे होता है और वो पीछे पीछे होता है, और इसी दौड़ में वो बहुत दूर तक निकल जाता है। तो ये कोई चॉइस से ली हुई बीमारी नहीं होती। हाँ, इसमें ये जरूर है कि जो नशा करेगा उसी को बीमारी होगी, अगर आप जिंदगी में नशे का तजर्बा भी करता ही नहीं है तो फिर उसको तो नशे की बीमारी होने के चांसेस नहीं है। तो जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो ये बताते हैं कि 10% लोग एट वन स्टेज, एक स्टेज पे जाके बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं, अगर हम अल्कोहलिज्म की बात कर रहे हैं। दूसरी ड्रग्स में जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो थोड़े डिफरेंट हैं, क्योंकि हर ड्रग की जो एडिक्टिव पोटेंशियल है वो डिफरेंट होती है। अगर हम वीड, हैश, marijuana की बात करें तो उसमें तो ऑलमोस्ट 15% है। तो ये जो लोग एक स्टेज पे जाके 10% में या 15% में फिट होते हैं, जो कि इन्होंने पहले से प्लान या इरादा नहीं किया होता, इरादे तो इनके भी अच्छे ही होते हैं कि ये नशे को ऐसे ही कम मिकदार में और एक सीधे के साथ कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन एट वन स्टेज जो आपका सिस्टम है वो आपको सपोर्ट नहीं करता। जो सिस्टम है वो नशों के खिलाफ एलर्जिक, आप समझे डॉक्टर साहब, जो डॉक्टर साहब लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, एलर्जिक हो चुका होता है, एलर्जी हो चुकी है, और वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता, और वो एलर्जी जो है वो सिम्टम्स की सूरत में है, जो इसके इमोशनल इश्यूज हैं, जो इसके फिजिकल इश्यूज हैं, उसके नतीजे में है। जैसे लोगों को एलर्जी अंडे से या फिश खाने से होती है, तो कुछ लोगों को एलर्जी इसी तरह से नशों से हो चुकी होती है, और जब ये एलर्जी हो जाए तो फिर दैट पर्सन इज मिसफिट फॉर एवर, यानी वो नशों के लिए मिसफिट हो गया। अब उसका जो सिस्टम है वो नशों को नहीं सही तरीके से डाइजेस्ट कर पाता, मेटाबोलाइज कर पाता, तो जो एक मेटाबॉलिक एरर है ये फॉरएवर है, और उसके लिए फिर उसको समझना, इस कॉन्सेप्ट को कि ये एक फॉरएवर एक एरर है, और मैंने नशों के बगैर अपनी लाइफ को, जिंदगी को सही रस्तों पे इस्तेमाल करना है, और फैमिली का इसमें जो रोल है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि जहाँ हम पेशेंट को कॉन्सेप्ट लेते हैं तो ये फैमिली का इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है, ताकि फैमिली एट पार हो, और फैमिली जो है
वो एक सपोर्टिव रोल प्ले कर सके। तो अगर फैमिली बीमारी ही नहीं समझेगी और उसको कुछ और ही समझेगी, बदकिरदारी समझेगी, या वो समझेगी कि ये तो हमें निशाना बांध के तकलीफ देना चाहता है, इसको तो तकलीफ देना अच्छा लगता है, हम दुखी रहें तो ये इसलिए नशा करता है, इसको हमारा एहसास नहीं इसलिए नशा करता है, या इसका ज़मीर जो है वो कोई कमज़ोर हो चुका है, मुर्दा हो चुका है, या इसमें रियलाइजेशन नहीं है। ऐसा नहीं है, क्योंकि ये सारी बातें हम दूसरी बीमारियों के अंदर नहीं सोचते और ना करते। तो प्योरली डिजीज कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना साइंटिफिक बुनियादों पे, साइंसी बुनियादों पे, ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल ठीक। तो तलाल साहब, फैमिली मेंबर्स के साथ कुछ जज्बाती मुश्किलात भी होती हैं जब पेशेंट नशे का मरीज बन जाता है, वो अस्पताल में आता है, वो अपना इलाज करा भी रहा होता है, लेकिन बाज़ औक़ात फैमिली कुछ जज्बाती मुश्किलात की वजह से कभी गुस्से में रहती हैं, कभी मरीज पे तरस आ रहा होता है, कभी कहते हैं हम इसको कभी माफ नहीं करेंगे, इसने बड़ा दुख दिया हमें, और कभी उनको लगता है कि इतना बड़ा मसला नहीं था, कहीं हमने कोई ज्यादती तो नहीं कर दी। रोगी सी हो जाती है फैमिली, खुद भी अपना ख्याल नहीं रखते, वो कहते हैं ये ठीक हो जाएगा तो बस फिर हम खुद ही ठीक हो जाएंगे। तो कितना जरूरी है फैमिली मेंबर्स के लिए कि उनको अपने आप को इससे निकालना, वो खुद पहले सेहतमंद हो, ये कितना जरूरी है? थैंक यू वेरी मच सामना। देखें, जो कोडिपेंडेंसी या हमरोगीपन जिसे हम कहते हैं, ये बिल्कुल एक ऐसा बिहेवियर है जिसके अंदर के जो हमारा मरीज है वो नशे के इर्द गिर्द अपनी जिंदगी को डिसाइड कर रहा होता है। वो जब सुबह उठता है तो फिर ये फिक्र होती है कि नशा कहाँ से आएगा और पैसे उसके लिए कहाँ से आएंगे, कैसे वो मैनेज करेगा अपने पूरे के पूरे मामलात को। वो कहीं अगर खुशी की जगह पे जाएगा तो फिर कैसे अरेंज करेगा, गम की जगह पे जाएगा तो फिर कैसे अरेंज करेगा। तो उसकी जिंदगी के अंदर जो टॉप प्रायोरिटी है वो नशा बन जाता है। उसकी जिंदगी उसी के इर्द गिर्द जो है वो फिर चक्कर काटने लगती है। जो हम रोगी होते हैं ये बेसिकली नशे के गिर्द तो चक्कर नहीं काट रहे होते इरादतन, लेकिन उस मरीज के इर्द गिर्द जरूर चक्कर काट रहे होते हैं जो कि नशे के मर्ज के अंदर मुब्तला होता है। और अगर आप थोड़ी देर के लिए देखें कि अगर एक सेंटर पॉइंट में नशा है और एक मरीज उसके इर्द गिर्द चक्कर काट रहा है, तो फिर एक कोडिपेंडेंट फैमिली मेंबर है जो कि मरीज के इर्द गिर्द चक्कर काट रहा है, तो फिर मरीज को अगर आप हटा भी दें तो आपको नजर आएगा कि जो फैमिली मेंबर है वो नशे के इर्द गिर्द चक्कर काट रहा है। तो रोग एक तो उसको लग गया और हमें उस बच्चे का रोग लग गया, तो ये जो है वो एक काफी डिफिकल्ट सिचुएशन जो है वो किसी भी फैमिली मेंबर के लिए डेवलप हो जाती है। और फिर इस मसले से जो बाहर आना है ये भी ऑल टुगेदर एक बहुत बड़ा टास्क है वो उनके लिए बन जाता है। जब मरीज के इलाज का फैसला होता है तो फिर कोडिपेंडेंट्स जो होते हैं या हम रोगी जो होते हैं ये इलाज का फैसला कर नहीं पाते, क्योंकि बुनियादी तौर पर ये इनके लिए जो बहुत बड़ा फैक्टर है वो शेम होती है। और ये समझते हैं कि अगर हमारा बच्चा या हमारा प्यारा नशे के मर्ज के अंदर मुब्तला हो गया है तो ये हो ना हो हमारी ही कोई कमी है जिसकी वजह से वो इस मर्ज के अंदर मुब्तला हुआ है। और शुरू में वो इस मामले को इसी वजह से छुपा के भी रखना चाहते हैं और किसी तक कम्युनिकेट नहीं करना चाहते, ताकि किसी को कहीं ये पता चल गया कि नशे का मरीज है तो उनको ये पता चल जाएगा कि हम एज अ पेरेंट जो हैं वो फेलियर हैं और हम जो है वो मुनासिब जो है वो परवरिश अपनी औलाद की नहीं कर पाए। इसके साथ साथ अगर आसपास के और लोग, क्योंकि किस्मत से खाली कोडिपेंडेंट जो है फैमिली के अंदर पूरी की पूरी फैमिली नहीं होती है, अमूमन कोई अगर 5 फैमिली मेंबर्स हैं तो कोई 2 होंगे और 3 जो है जो कोडिपेंडेंट नहीं होंगे, और वो इलाज का फैसला अगर कर भी लेंगे तो फिर जो कोडिपेंडेंट्स होते हैं ये इलाज के अंदर बहुत ज्यादा हर्डल क्रिएट करते हैं, क्योंकि उस वक्त किसी क्राइसिस के नतीजे में गुस्से में ये कहते हैं कि ठीक है इसको ले जाओ इलाज के लिए,
लेकिन जो ही वो क्राइसिस ओवर हो जाता है तो उनको घर के अंदर एक गैप नजर आने लगता है और उनको फिर ये याद सताती है कि चलो जैसा भी था तो घर में ना, पता नहीं इसने खाना खाया होगा कि नहीं, सोया होगा कि नहीं, कोई उससे कुछ कहता तो नहीं होगा, उसके पास जो है वो कोई जा जाके उसको देखता होगा कि वो कैसा है कैसा नहीं है, उसको तो पता नहीं यही चीजें खाने के लिए पसंद है। तो ये सारी की सारी जो थॉट प्रोसेसेस हैं फिर कोडिपेंडेंट्स को, हम रोगियों को तंग करने लगती हैं और उनके अंदर जो है वो ऐसी ख्वाहिशात पैदा होने शुरू हो जाती हैं या ऐसी उनके जो है वो बिहेवियर आना शुरू हो जाते हैं जो कि फिर इलाज की राह में जो है वो रुकावट बनते हैं और मरीज की जो रिकवरी है उसकी राह में भी जो है वो रुकावट बनते हैं। कोडिपेंडेंसी जो है ये बेसिकली एक रिलेशनशिप का मसला होता है जो किसी भी मर्ज के अंदर हो सकता है, सिर्फ ड्रग एडिक्शन अल्कोहलिज्म के लिए नहीं बल्कि और भी किसी मर्ज के अंदर जो है वो ये चीज हो सकती है। अगर किसी का स्पाउस जो है वो चीटिंग करता है तो वो भी कोडिपेंडेंट हो सकती है। किसी के अगर कोई कैंसर का मर्ज शिकार हो गया या डायबिटीज का शिकार हो गया तो वहां पे भी कोडिपेंडेंसी का जो एलिमेंट है वो हम बहुत ज्यादा देखते हैं। लेकिन चूंकि वहां पर तकलीफ जिस्म के अंदर होती है और मरीज खुद भी चाहता है कि उसका इलाज हो जाए तो वहां पर कोडिपेंडेंसी का इफेक्ट थोड़ा कम होता है। अगर आप अस्पतालों में भी देखें तो कोडिपेंडेंट जो है वो जहाँ पे मरीज को सूप दिया जा रहा होगा, कोई नरम गजा दी जा रही होगी खाने के लिए, तो वहां पर वो कोई उसकी पसंदीदा आलू गोश्त बना के लेके जाना चाहेंगे ताकि वो किसी तरीके से खा ले क्योंकि उसको जायका ही नहीं आता होगा। तो यूं वो यहाँ पे भी मरीज की रिकवरी के अंदर खलल। तो इसी तरीके से जब आप मरीज जो है वो रिहेबिलिटेशन सेंटर में होता है यहाँ तो वो हमारे पास जैसे कि आप लोगों को पता है कि मरीज जो है वो आके और फौरी तौर पर फैमिली मेंबर जो हैं वो मरीज के लिए खाना लेके आना या ऐसी चीजें नहीं करती, अपने सामने बिठा के खिला नहीं सकती, तो हमें तो और भी ज्यादा मुश्किलात जो है वो इस वजह से आ रही होती हैं। सो कोडिपेंडेंसी जो है ये ऑलमोस्ट हर किस्म की एडिक्शन के अंदर और हर किस्म की बीमारी के अंदर एग्जिस्ट जो है वो करती है और इसकी जो मैनिफेस्ट है वो इट मैनिफेस्ट एज रिलायंस ऑन द पर्सन, ठीक है, सब्सटेंस और द प्रोसेस। वो किसी भी एक तीनों में से जो है वो किसी एक चीज के ऊपर जो है वो फिर रिलाय करने लगता है और जो खुद के साथ जो है वो हमारा जो रिलेशनशिप है वो बहुत अनहेल्दी होने लगता है और हम अपने आप को जरूरत से ज्यादा बीमार जरूरत से ज्यादा रिस्पॉन्सिबल समझने लगते हैं इस प्रोसेस के और जो हमारी थॉट फीलिंग्स और एक्शंस हैं वो उस बंदे के जो इर्द गिर्द हमारे पूरा का पूरा जो कॉग्निशन है ना वो मरीज के इर्द गिर्द जो है वो फिर घूमने लगता है। और इससे जो रिकवरी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब तक कोई इंसान इस बिहेवियर में से बाहर नहीं आता तो उसके लिए जो है वो बहुत मुश्किल है। मैं आपको यहाँ तक बताऊं कि जो कोडिपेंडेंट्स होते हैं इनके अंदर भी वही सिम्टम्स आने लगते हैं जैसे कि किसी अल्कोहलिक के अंदर हो। जैसे अगर अल्कोहलिक को ब्लैकआउट होता है या उसकी मेमोरी का कोई हिस्सा गायब हो जाता है तो कोडिपेंडेंट्स को ब्राउन आउट्स होते हैं, उनकी भी जो मेमोरी है वो इफेक्ट होने लगती है। मरीज को नशा किए बगैर नींद नहीं आती और कोडिपेंडेंट्स को मरीज को देखे बगैर नींद नहीं आती। तो और भी इस तरीके से दर्जनों सिम्टम्स होते हैं जो कि उनके मिलते जुलते आने लगते हैं। इसलिए कोडिपेंडेंसी को शैडो एडिक्शन भी कहा जाता है कि जो शराब या जो हालात की खराबी जो है वो किसी एडिक्ट की होती है या अल्कोहलिक की होती है उतनी ही हालात की खराबी एक कोडिपेंडेंट की भी। सो बहुत जरूरी है, बिल्कुल आपने सही कहा कि अगर तो वही अलामतें फैमिली मेंबर्स की भी है तो फैमिली मेंबर्स की भी रिकवरी बहुत जरूरी है अगर तो पेशेंट की रिकवरी चाहिए होती है। वकील साहब आपसे मेरा क्वेश्चन है कि कितना ये जरूरी है कि फैमिली मरीज जब इलाज में आ जाता है तो उसके इलाज के से रिलेटेड या जो शुरू में इब्तदाई एक बहाली का जो मरहला होता है
तो उसके हवाले से उम्मीदें किस किस्म की उनकी होनी चाहिए, क्योंकि बाज़ का तो ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि बस सब अच्छा होगा, जैसे ही वो इलाज से घर आएगा तो सब अच्छा होगा, मसला सॉल्व हो गया। फैमिली को लगता है कि जिस दिन पेशेंट इलाज में चला गया तो उस दिन से मसला सॉल्व हो गया, लेकिन पेशेंट के लिए तो उस दिन मसला शुरू होता है जिस दिन वो इलाज में आता है, क्योंकि उसका नशा छूट जाता है। तो क्या एक्सपेक्टेशंस लगानी चाहिए फैमिली को अर्ली रिकवरी में, जो पेशेंट का जो इब्तदाई एक बहाली का मरहला होता है, उसमें किस किस्म की एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए? ये बस ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि समझने की जरूरत है। तो जब कोई ड्रग से ऑफ होता है तो मसला हल नहीं होता या मसला खत्म नहीं होता, इनफैक्ट मसला उस दिन से शुरू होता है। जी क्योंकि ड्रग्स के बगैर जो अभी रहना है, उसने सरवाइव करना है, उसका एक्सपीरियंस, उसका जी तजुर्बा, उसका कॉन्फिडेंस उसके पास बहुत कम होता है। अच्छा, हम अपनी फैमिलीज को, अपने हमारे जो हमारा ट्रीटमेंट प्रोग्राम है, हम इसमें फैमिलीज को बड़ी सैर हासिल मालूमात जो है वो देते हैं, और हम बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव उनको एक प्लान जो है वो देते हैं। और हमारा जो प्लान है ना, ये 100 दिन के इलाज के बाद हम अपने फैमिली मेंबर्स को ये बताते हैं कि निकलने के बाद जो 101वां दिन है, पहला दिन जो है ना 100 दिन के बाद, वो पहला दिन बहुत इम्पोर्टेंट। उसके राइट बाद हम ये बताते हैं कि जब पहला दिन उसका खैरियत से गुजरेगा तो जो पहला वीक है वो खैरियत से गुजरने का नहीं, वो प्लान किया जाएगा। जब एक पहला वीक खैरियत से गुजर जाएगा तो पहला मंथ प्लान किया जाएगा कि वो खैरियत जो है वो गुजरे। और जब 30 दिन उसको सॉलिड हो जाते हैं, क्लीन और ड्रग फ्री, तो फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो 100 दिन जो है वो खैरियत से गुजारेगा। एंड आफ्टर 100 डेज, यानी जो इंडोर प्रोग्राम 100 दिन का है, उसके बाद जो अगले 100 डेज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन 100 डेज को हम फैमिली को ये बताते हैं कि देखिए, आपने ये नहीं समझना कि द टास्क इज ओवर और जो असाइनमेंट है वो खत्म हो गई, बल्कि ये जर्नी अभी शुरू हुआ है। लेकिन इस जर्नी को आपने अपने ऊपर कोई बोझ और बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल वे में अपने ऊपर तारी नहीं करना, बल्कि इसको बहुत इजी वे में करते हुए, साथ में अपना रोल प्ले करते हुए, पेशेंट के साथ सपोर्टिव जो रोल आपने प्ले करना है, जो आप उसी सूरत में कर सकते हैं जब आप पढ़ते जाएंगे, सीखते जाएंगे और गाइडेंस में रहेंगे। तो ये सोचना कि ट्रीटमेंट जो प्रोग्राम है, जो कि फैमिलीज जो गलती करती हैं वो ये करती हैं कि वो समझती हैं कि कोई मौलजीद ने या डॉक्टर्स ने बस पेशेंट को ठीक करना है। तो हमने जो पेशेंट को हवाले किया है ना, इलाजगाह के हवाले किया, तो इलाजगाह ने पेशेंट को ठीक करके हमारे हवाले करना है, जबकि ऐसे नहीं है। ये तीनों जो पार्टीज हैं वो इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं। 33% पेशेंट है, 33% इलाजगाह है, और फैमिली तो 34% है। तो ये 100% जो है ये ट्रायंगल है, वो इस तरह से बनता है। तो फैमिली का रोल तो 1% ज्यादा ही है। फैमिली अपना रोल उसी वक्त पॉजिटिवली प्ले कर सकती है जब वो अपने कॉन्सेप्ट्स को ठीक करेगी, उसके बारे में पढ़ेगी, उस फॉलोअप प्रोग्राम में रहते हुए पेशेंट की जो डिफिकल्टीज और जो एक बम्पी ट्रैक पेशेंट का रिकवरी का होता है, उसमें वो टाइम टू टाइम हेल्प लेगी, इंटरवीन करेगी। क्योंकि पहले 100 दिन में टारगेट ये होता है कि जो ही कोई गड़बड़ होगी, कोई प्रॉब्लम होगा, वो किसी ड्रग स्टैंड्स को वायलेट करेगा, तो फैमिली जो है वो नेगलिंग नहीं करेगी और हाइडिंग नहीं करेगी, कोई भी प्रोटेक्टिव बिहेवियर नहीं देगी, बल्कि इंटरवीन करेगी। और इंटरवेंशन के जरिए से जो प्रोग्राम जैसे बोलता है उसके मुताबिक से जो है वो एक्ट करेंगे। तो ये एक
लंबी 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 एक लंबा सफर है, एक जर्नी है जो कि 2 साल की मेहनत है। और डॉक्टर सिराग साहब तो जैसे फरमाते हैं कि 2 साल मेहनत अगर आप कर लेते हैं तो आप अपने प्यारे को हमेशा के लिए इस मसले से, इस प्रॉब्लम से, इस उलझन से निकाल सकते हैं, क्योंकि आगे का जो सफर है वो बहुत आरामदेह हो जाता है। और 2 साल जो है ये आपको प्रोग्राम में रहना पड़ता है। तो इसको ऐसे नहीं देखा जा सकता, इसको ऐसे नहीं लिया जा सकता कि अब देखेंगे पेशेंट का हमने इलाज करवाना था तो वो तो इलाज करवा दिया, अब ठीक रहना इसकी जिम्मेदारी है, अब नशा ना करना इसकी जिम्मेदारी है। और धमकियां भी नहीं चलती कि जब आप पेशेंट को प्रोबेशनरी पीरियड पे ले लेते हैं या पेशेंट को आप इतना जजमेंटल हो जाते हैं कि अगर आपने ऐसे किया तो फिर मैं तो अब आपको जो है बीवी कहती है कि मैं चांस दे रही हूँ, तो अगर आपने नहीं नशा छोड़ा तो फिर जो है वो मैं हमेशा के लिए आपको छोड़ दूंगी, या वालिदैन कहें कि आपने फिर दोबारा नशा कर लिया तो फिर हम आपको घर से ही निकाल देंगे या आपसे टोटली डिटैच हो जाएंगे, लाताल्लुक हो जाएंगे। या बॉस बोले या फ्रेंड्स बोले कि जी हम आपको फिर बस ये आखिरी मौका अब आपका, हमने इलाज करवा दिया और अगर आप ठीक नहीं होंगे तो आपसे यही तो आपसे यही ताल्लुक जो तो है वो हमेशा एक्चुअली के लिए। यही तो जी बीमारी यही तो बीमारी सुनना चाहती है कि बस ये आखिरी चांस था इलाज का, उसके बाद अब तुम्हारा इलाज नहीं होगा, हाँ, बस अब तुम जो मर्जी करो। बीमारी को तो ये इस तरह के जो धमकियां हैं और इस तरह के जो फिक्रे हैं वो तो सूट करते हैं, तो बीमारी तो मुस्कुरा रही होती है ना। तो वो तो वो कहते हैं ना, तुम रूठे तुम हम रूठी। छूटे। तो वो तो जान छुड़ाने का अल्टीमेटली यही पैगाम फैमिली दे रही होती है या जो सिग्निफिकेंट अदर्स हैं वो दे रहे होते हैं। तो इसका मतलब है वो बीमारी को नहीं समझते, वो डिजीज को नहीं समझते। जी। और फिजिकल जो दूसरी बीमारियां हैं, कैंसर है या डायबिटीज है, तो आर्थराइटिस है, हार्ट डिजीज है, अदर डिजीजेस में हम कोई इस तरह के ताने और इस तरह की शर्तें और इस तरह की धमकियां और इस तरह की शराइत नहीं रखते होते, हम उसको एक बीमारी समझ के ही लेके चल रहे होते हैं। लेकिन ये सारी बातें उसी वक्त सामने आती हैं जब आपका डिजीज कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर नहीं होता। और फैमिली को बजाय इसके कि ये सारी बातें करने के, वो बहुत पॉजिटिव और कमिटेड किस्म की गुफ्तगू भी पेशेंट के साथ कर सकते हैं, जिससे आपकी कमिटमेंट, आपकी डेडिकेशन, आपकी परसिस्टेंस और आपके अच्छे इरादे, कंसिस्टेंसी आपकी जो है वो शो हो। तो उस तरह की बातचीत करने की जरूरत है, बजाय इसके कि आप कहीं दोबारा कर लिया तो फिर देखें फिर हमारी तरफ से बस समझें कि खत्म है, एंड है। जी। तो अगर इसी फिक्रे को आप पॉजिटिव वे में भी बोल सकते हैं कि नहीं वो आप ये एक बीमारी है, अगर कोई गड़बड़ या ऐसा कोई रिलैप्स बीच में होता है तो हम इग्नोर नहीं करेंगे, हम आपको आपके हाल पे नहीं छोड़ेंगे, हम टाइमली इंटरवीन करेंगे। एंड वी आर वेरी पॉजिटिव एंड वी आर वेरी कमिटेड। हमने आपको इससे इस इस मसले से, इस नशे से बहाल करके ही जो है वो सांस लेना है। तो इस तरह की कमिटमेंट होनी चाहिए। और यानी फैमिली ये तो कहना कि हम आपको छोड़ेंगे नहीं। ये कहना बहुत जरूरी है। और इसी तरह से चूंकि जाहिर बात है इलाज है, तो एक इलाज होता है तो इलाज में एक जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि कोई भी अच्छा इलाज है वो उसकी एक प्राइस होती है जो कि फैमिली पे कर रही होती है। नो डाउट हम बहुत अच्छा इलाज करते हैं लेकिन हम उसका चार्ज करते हैं। अच्छा, फैमिली कुछ इस तरह की बात करके भी पेशेंट को कोई मुतासर करने की कोशिश करते हैं कि एज इफ के वो पेशेंट उनकी हालत पे ना रहम खा ले और कहे कि जी हमने जी। तो जितने पैसे थे ना वो खत्म कर दिए, अब हमारे पास तो मजीद अब बजट भी नहीं रहा। तो अगर नहीं भी है आपका बजट तो ये बात कहने की तो जरूरत नहीं है, आप ये बात कहें क्यों। आप बल्कि ये बोलें कि हमने तो बजट जो है वो बड़ा संभाल के रखा हुआ है और हम जो है वो कर गुजरेंगे अगर आप नहीं ठीक ठीक हुए हो और
लैप्स होते रहे तो वी विल पुट यू इन द रिहैब, हम आपको ट्रीटमेंट में लेके जाएंगे। ऐसे नहीं हो सकता कि आप खुदा ना खास्ता लैप्स करें और हम फिर हाथ पे हाथ धर के आपको देखते रहेंगे। और ऐसा तो ही है, हर बीमारी में होता है। बीमारियों में पैसे हैं नहीं है, अफोर्डेबिलिटी है या नहीं, अपने प्यारे की जान बचाने के लिए लोग बहुत कुछ करते हैं। तो ऐसा तो नहीं होता कि अगर अफोर्डिंग नहीं है कोई तो फिर वो मरीज को उसके हाल पे छोड़ दिया जाए कि जी अब हमारे पास तो पैसे नहीं है। तो हर हाल में लोग मैनेज करते हैं। लेकिन ये जो पीछे जैसे आपने कहा कि थीम यही होता है कि शायद इससे कोई मरीज तरस खा लेगा, कोई हम पे रहम खा लेगा कि अब तो मेरे घर वालों के पास पैसे नहीं है, बल्कि अंदर से बीमारी बड़ी खुश हो रही होती है कि अच्छा चलो पैसे खत्म हो गए हैं, यानी इसका मतलब है मैं दोबारा नशा करूंगा तो फिर इलाज कराने की पैसे नहीं है घर वालों के पास। बिल्कुल, और ये बात कोई पेशेंट पे उसको जताने की भी जरूरत नहीं कि आप इतना जो है वो हमने खर्चा कर दिया, तो वो तो कहता है कि मैंने कब बोला था कि इतना खर्चा जो हाँ, है वो इतने आप मुझे दे देते, इतने आप मुझे दे देते, मैं घर पे रह के छोड़ देती, क्योंकि ये भी कहते पेशेंट तो जो है ना वो लास्ट पर्सन है जो कि बेनिफिट करेगा इस प्रोग्राम से, और उसको बेनिफिट होने में टाइम लगेगा, क्योंकि बाकी लोग बेनिफिट करना जल्दी शुरू कर देते हैं जिसमें फैमिली मेंबर्स हैं, और मरीज हमारा लाइन में सबसे आखिर में होता है। तो बिल्कुल जब ठीक। उसको इसकी आसूदगी और बेनिफिट मिलेंगे तो तब बात होगी ना, तब वो भी इस बात को एक्नॉलेज करेगा। तो ये बिल्कुल टू ठीक है मच सब्जा। एक्सपेक्ट करना, बहुत ज्यादा तवक्कुआत लगा देना पेशेंट के साथ, ये रीजनेबल नहीं है। तो एक रीजनेबल वे में एक्सपेक्टेशंस को लेकर चलना, अपने रोल को समझना बहुत जरूरी है। सारा कुछ मरीज पे नहीं डाला जा सकता, इसको ऐसे नहीं देखा जा सकता कि अब इसका इलाज हो गया, नशा छोड़ दिया, डिटॉक्स हो गया तो अब ये खुद ही कर सकता है, इसको किसी चीज की जरूरत नहीं है। ये भी फैमिली मेंबर्स कहते हैं कि अब इसको कुछ जरूरत नहीं है, अब तो ये ठीक हो गया ना, अब ये इसके ऊपर है, इलाज की अब भी ये जरूरत चाहे नहीं। तो सारी जो है वो ठीक रह सकता है, अब तो खत्म हो गया ना मामला, नशा छूट गया। तो नशा छोड़ना और नशा छोड़ के दिखाने में फर्क है, हम्म। इस चीज को समझना। तो यानी परफेक्शन की उम्मीद रखने की बजाय मरीज से प्रोग्रेस की उम्मीद जरूर रखनी चाहिए कि वो बड़े ही ग्रेजुअल वे में बेहतरी की तरफ जाएगा, ना कि एकदम से रातों रात कुछ तब्दीली आ जाएगी और वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। मिस हफ्जा, आपसे सवाल मेरा है कि जब पेशेंट इलाज में से होके तो जब घर जाता है तो घर इलाज से पहले जब मरीज घर पे होते हैं तो काफी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, सेंटर ऑफ अटेंशन होता है घर वालों की, और घर वाले बिल्कुल उसके ऊपर एम्फेसाइज, सारी जिंदगी की रूटीन सब कुछ वो मरीज के मुताबिक कर रहे होते हैं। इसी तरह से जब मरीज इलाज के बाद घर जाते हैं तो दोबारा फैमिली इसी ट्रैप में आ जाती है कि दोबारा से वही मरीज को बिल्कुल सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनाया होता है, और जैसे मरीज कह रहा है, जैसे वो चाहेगा तो उसके मुताबिक चलना। और अब थोड़ा एहसान सा भी घर वाले मान रहे होते हैं मरीज का कि बड़ा एहसानमंद है कि इसने अपना इलाज करवाया और इतने अरसा ये इलाज में रहा, तो फिर उस वजह से इजाफी घर वाले उसके साथ उसकी आओ भगत कर रहे होते हैं। तो कितना ये खतरनाक हो सकता है कि पेशेंट को घर जाके दोबारा वही उसी रोल में बिठा दिया और एम्फेसाइज अपनी जिंदगी उसके ऊपर और कितना जरूरी है कि घर वाले भी अपने जो मरीज है उसके हवाले से जिंदगी को थोड़ा उस पर जरा डी एम्फेसाइज करे, वो जो बहुत ओवर एम्फेसाइज कर रहे होते हैं। तो इसका क्या रोल है? सामना ये एक इतना अनहेल्दी तरीका है, यानी कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसा तरीका जो हम किसी हल के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर हमें उससे हल ना मिले और हम बार बार वही तरीका इस सोच के साथ अपनाते रहे ना कि इस दफा तब्दीली आ जाएगी, इस दफा चेंज आ जाएगा कुछ, या इस दफा हम कामयाब हो जाएंगे, तो इसको इंसैनिटी कहते हैं। घर वाले भी शुरू से, यानी जब से एडिक्शन शुरू हुई होती है, इनफैक्ट उससे पहले से भी उनकी प्रैक्टिस का बड़ा हिस्सा इसमें रहा होता है कि मरीज को बड़ा उन्होंने सेंटर ऑफ अटेंशन बनाया होता है, सारा ध्यान, सारा फोकस उस पर होता है। अब ये रवैया, ये चेंज करने में फैमिली को काफी टाइम लगता है और बहुत सीखने की जरूरत पड़ती है उनको कि ये चीज जो है ना, ये उनको किसी रिजल्ट की तरफ नहीं लेकर जाएगी, बल्कि नताइज पहले जैसे ही होंगे। यानी जिस तरह से मरीज पहले भी नशे में उनकी बीमारी प्रोग्रेस करती जा रही थी, वो आइंदा भी करती रहेगी। यहाँ पर होता ये है कि फैमिलीज जो होती हैं, जब पेशेंट को किसी ट्रीटमेंट में लेकर आती है ना, तो जिस तरह वकील साहब ने भी बात की कि उनका ज्यादा फोकस इस चीज पर होता है कि इलाज में तो हम इसको लेकर आए ना तो ये ठीक हो जाए,
हालांकि उनको अपने रवैये बदलने की और सीखने की बहुत जरूरत होती है कि हमने इस दफा वो कोई ऐसा पुराना रवैया नहीं अपनाना जिससे कि मरीज की बीमारी बढ़ती रहे। यहाँ तक कि हम तो फैमिलीज में आने ट्रीटमेंट में आने के बाद सबसे पहले फैमिली को कहते हैं कि अपने काम करना शुरू करें जरा। अगर आपको शुगर है, आपको ब्लड प्रेशर है, आपको कोई और मसला है तो अपने पर ध्यान दें। मरीज तो हमारे पास है, उनका ध्यान हम रख लेंगे, उनके खाने पीने की, सोने जागने की आपने फिक्र नहीं करनी है, आप जरा अपने काम करें। फैमिलीज यहाँ तक करती हैं कि अगर कोई पेशेंट ट्रीटमेंट सेंटर में है ना, पीछे किसी की बर्थडे या कोई फंक्शन या कोई इवेंट आ गया तो वो नहीं अटेंड करते कि हमारा प्यारा नहीं है, या हम जब ये बाहर आएगा तो इकट्ठे ही सेलिब्रेट कर लेंगे, तो हम उनको होल्ड कहते हैं कर कि नहीं। लेते हैं, होल्ड कर लेते हैं Exactly, कि अभी सालगिरह नहीं मनाएंगे, आएगा तो इकट्ठी मनाएंगे। बिल्कुल। या अगर मरीज को कोई खास चीज पसंद है खाने में, मीठे में, तो वो नहीं बनाते पूरा ट्रीटमेंट का पीरियड घर में कि नहीं वो आएगा तो उसी दिन फिर बिरयानी बनाएंगे। तो हम उनसे कहते हैं कि अपनी जिंदगी चलाए रखें, अपनी जिंदगी जारी रखें, आपकी जिंदगी रुक नहीं गई उनके यहाँ पर आने से। और इससे मरीज को भी ये एक बड़ा जोम सा मिलता है मरीज को कि मैं कुछ बड़ी चीज हूँ इन सबकी जिंदगी में। तो हम कहते हैं कि उनको इस जोम से बाहर निकालना है कि उनके बगैर भी हमारी लाइफ चल रही है, और हम तो उनको ट्रीटमेंट में लेकर आए सेहतमंद होने के लिए। यानी ऐसा नहीं है कि ट्रीटमेंट में लाने के बाद हम बस पीछे अब मॉर्निंग रॉर्निंग और वो कुछ खाना पीना नहीं और बैठ कर उदास उदास रहना है। यहाँ तक कि जब कभी कभार फैमिलीज चली भी जाती हैं किसी फंक्शन पर या कोई चीज सेलिब्रेट कर लेती हैं, तो हम उन्हें खुद कहते हैं कि अगली मीटिंग में उनको वो तस्वीरें दिखाएं कि इस तरह से हमने एंजॉय किया पिछली रात या पिछले वीक, या बातें बताएं उनको, ताकि उनको पता चले कि मैं जो हूँ, मतलब मेरे लिए इलाज सबसे ज्यादा जरूरी है और फैमिली का इतना फोकस पहले की तरह मुझ पर नहीं रहा। और जब मरीज के मुंह से ये वाली बातें निकलना शुरू हो जाती है ना कि आप लोगों ने तो ब्रेन वॉश कर दिया है मेरी फैमिली का, ये वो लोग ही नहीं है जिनके साथ मैं रहता था, तो हम कहते हैं कि ये आप समझ लें कि आपकी जीत शुरू हो गई है और इनका इलाज शुरू हो गया यहाँ से। यहाँ तक कि जब पेशेंट्स आउटडोर हो रहे होते हैं तो हम फैमिली से कहते हैं कि कोई बहुत ज्यादा एहतमाम करने की जरूरत नहीं है घर में, कि वेलकम किया जाए मरीज का घर में और उनके पसंद के सारे खाने पकाए जाएं कि 100 दिन काटे भी तो है ना। तो इससे ये वाला मैसेज जाता है कि एज ए फैमिली का कोई कसूर था जो पेशेंट ने पूरा किया है। यानी फैमिली को जरूरत थी इलाज कराने की और पेशेंट ने एहसान सा किया उन पर, तो हम कहते हैं उस दिन बहुत ही सादा खाना बनाए या वो चीज बनाए जो पेशेंट को पसंद ही नहीं है। हम तो अक्सर फैमिली से कहते हैं कि टिंडे या ऐसी कोई चीज बना ले जो मरीज बिल्कुल नहीं खाते और उनको गुस्सा सा चढ़ जाए घर जाते ही कि ये क्या हो गया मेरे साथ, और उनके मुंह से ये निकले कि इससे बेहतर तो मैं वहीं पर था। तो कोई बहुत ज्यादा उनको अपनी जिंदगी में एम्फेसाइज करने की जरूरत नहीं है, जितना मतलब आप सबके लिए करते हैं उनके लिए भी उतना ही करें। उनको बड़ा आंखों का तारा और वो बना कर रखा होता है, कांच के खिलौने बना लेते हैं इलाज के बाद तो मरीजों को कि बस इसको बुरा ना लग जाए, ये अकेला बैठा हुआ है तो सोचना इसको कोई आ जाए, तो सारे घर वाले लाइन में खड़े हो जाते हैं उनको एंटरटेन करने के लिए। तो इससे पेशेंट को सारे गलत मैसेजेस जा रहे होते हैं, क्योंकि हमारा जो अनकॉन्शियस ब्रेन होता है ना वो सबसे जल्दी सीखता है। तो जब हम मरीज को ये मैसेज देना शुरू हो जाएंगे, चाहे हमारी नीयत ना हो लेकिन हमारे रवैये ऐसे हो जिससे उनको ये मैसेज मिले कि मैं कोई बड़ी चीज हो इन सबकी जिंदगी में, तो वो मनमानियां भी करते हैं, वो जिद्दें भी करते हैं। अगर हमारे रवैये पुराने रहेंगे उनको डील करने वाले, तो उनके भी रवैये पुराने रहेंगे, खपाने वाले, बीमारी को एंटरटेन करने वाले। तो हमें यानी फैमिलीज को सीखना पड़ेगा कि उनको क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करनी चाहिए और जरा डी एम्फेसाइज करें अपनी लाइफ में पेशेंट को, खास तौर पर इलाज से जाने के बाद। यानी सादे अल्फाज में एक थोड़ा पीर सा जैसे बना दिया जाता है मरीज को ना, कि जैसे ये तो वैसे कर, तो वो नहीं बनाना होता। या तो घर में सब वीआईपी हो या फिर कोई भी ना हो। ये एक को जो वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा होता है उस वजह से काफी खराबियां होती हैं। और ये जो अटेंशन सीकिंग बिहेवियर है ये किसी का फिर और पुख्ता हो जाता है कि अच्छा मैंने कुछ ना कुछ टेंट्रम्स दिखाना है ताकि फिर वो मुझे अटेंशन मिलती रहे। घटिया इंसान, इतनी देर से गेट क्यों खोला? सोए हुए थे तुम क्या? सर मैंने तो मिनट भी बकवास ना कर तुम मेरे साथ। क्या कर रहे हैं आप? अब्बा जी घर पे हैं, नशे में गालियां दे रहे हैं। खुदारा होश में आए, क्या हो गया आपको? होश में कैसे आऊं? सारा किया धरा इन्हीं का तो है। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है।
नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। तलाल साहब से मेरा आखिरी सवाल है, रिलैप्स के हवाले से। जो हम वो जब पेशेंट जाने वाला होता है तो आखिरी जो महीना होता है उसमें हम कुछ बदशगुनी की बातें करना शुरू हो जाते हैं जो कि फैमिली को सुनने में अच्छी नहीं लगती, और वो कहते नहीं ऐसे ना कहें, अल्लाह खैर करेगा। पर हम कहते नहीं कि नहीं, आपको इस बारे में पता होना चाहिए। और वो आखिरी महीने में जो हम बात करते हैं वो है कि रिलैप्स को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, अगर तो रिलैप्स हो जाए तो क्या कर सकते हैं, और रिलैप्स हो सकता है ये एक पॉसिबिलिटी हमें दिखानी होती है कि वो भी उसके बारे में भी फैमिली को तैयार रहना चाहिए कि अगर वो हो जाए तो क्या करना। तो ये एक ऐसी आप समझे बैड न्यूज होती है, फैमिली सुनना नहीं चाहती पर हमें बताना होता है। तो क्यों जरूरी है फैमिली को इस बारे में भी एजुकेट करना कि ये एक रिलैप्सिंग डिजीज भी है, नशे की बीमारी, और कुछ मरीज होते हैं जो कि दोबारा नशे की तरफ जाते हैं, लेकिन फैमिली का रोल बड़ा अहम है कि उस वक्त फिर फैमिली क्या करे, तब जाके पेशेंट रिकवरी में जा सकता है। तो आप इस बारे में आगाह करें। जी मैं सामना, जो रिलैप्स है ये कोई भी जो क्रॉनिक इलनेसेस होते हैं, मैं अगेन मिसाल दूंगा, जैसे डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, अस्थमा है। तो एक नंबर ऑफ स्टैटिस्टिक्स बताते हैं कि इसके अंदर एक बहुत बड़े रेशियो जो है वो रिलैप्स की होती है। मैं दो चीजों को क्लियर कर दूंगा यहाँ पे। एक चीज होती है रिलैप्स, एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं स्लिप। स्लिप मुखफ़फ़ है सोबराइटी लूजिंग इट्स प्रायोरिटी, और रिलैप्स स्लिप का मतलब यह है कि एक मरीज जो है वो अपने सही सिम्ट में जा रहा था और जाते जाते उसने किसी दिन कोई दवाई मिस की, कोई रवैया खराब हो गया, या उसने जो है वो यहाँ तक कि कोई एक दफा ड्रग यूज कर लिया, लेकिन उसने अपने इलाज के साथ जो अपना कनेक्शन है वो नहीं छोड़ा और अपने इलाज के अंदर आता रहा और वो बात मानता रहा, दवाई फिर उसके बाद खाता रहा, तो कंप्लायंस जो है वो कंटिन्यूड रही। इसे हम रिलैप्स नहीं कहते, इसे हम स्लिप होना कहते हैं। जहां तक रिलैप्स है, रिलैप्स का मतलब यह है कि आप इलाज जो है वो उसको तर्क कर दें और आप इलाज को जो है वो डिसकंटिन्यू करने की जब बात करते हैं, और टेक्निकली तो बिहेवियर रिलैप्स जो है वो वहीं पे हो जाता है, और कि आप जो है वो अपने इलाज के दरमियान में तर्क करने की बात करते हैं। खासतौर पर ये चीज जो है वो तब सामने आती है जब मरीज जो है वो फॉलो अप सेशंस के ऊपर होते हैं और उसके बीच में उनको लगता है कि अब वो बिल्कुल ठीक ठाक हो गए हैं और वो एक डिस्ट्रक्टिव इमोशन का शिकार हो जाते हैं जिसको ओवर कॉन्फिडेंस कहते हैं, और वो आहिस्ता आहिस्ता अपने घर वालों को कन्विंस करने लगते हैं कि जो दवाई है इससे मुझे डिफरेंट किस्म के फिजिकल या ऐसे मसले आते हैं, और इसके साथ साथ जो है वो अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं वादा करता हूँ कि मैं आज के बाद दोबारा कभी नशे की तरफ नहीं जाऊंगा, अब तो मैं ठीक ही हो गया हूँ, ऐसे ही जा जा के तो कोई पर्पस नहीं है, इसका कोई फायदा नहीं है। तो वो अपना जो एक ट्रीटमेंट का जो एक प्रोटोकॉल है वो उसको पूरे तरीके से फॉलो नहीं करता और बीच में किसी पॉइंट के ऊपर अपने इलाज को छोड़ देता है, दवाई को छोड़ देता है, अपने काउंसलर के साथ या अपने जो भी थेरेपिस्ट के साथ अपना राब्ता तर्क कर देता है। तो हम इसको जो है वो रिलैप्स कहते हैं। अमूमन मरीज जो है वो तब तक रिलैप्स नहीं कर सकता जब तक फैमिली रिलैप्स नहीं करती, और फैमिली जो रिलैप्स है वो बहुत समझ लें कि मरीज के रिलैप्स से जो है वो पहले होता है, और कहीं ना कहीं मरीज को रिलैप्स होने के लिए फैमिली की इजाजत चाहिए होती है। और अगर फैमिली मेंबर्स जो हैं वो थोड़े डटे रहें, स्ट्रांग रहें, और अपनी जो ट्रेनिंग के अंदर उन्होंने जो चीजें सीख रखी हैं उसको प्रैक्टिस करते रहें थेरेप्यूटिकली, तो रिलैप्स जो है वो फैमिली नहीं होती, वो डटे रहती है, और मरीज थोड़ा बहुत ड्रिफ्ट अवे भी होता है अपने इलाज से, अपनी सोब्राइटी के सफर से, अपनी रिकवरी के सफर से, तो फिर उसको वो वापस
जो है वो लेके आ सकती हैं। एक 5 साल का वक्त जिसके अंदर के एक बड़ी परसेंटेज जो है वो मरीजों की ऐसी होती है जो कि यानी 78% लोग ऐसे होते हैं जो कि जब इलाज लेते हैं तो उसके बाद वो बिल्कुल ठीक ठाक रहते हैं, 78% लोग। और उसके बाद जो है वो 15% लोग ऐसे होते हैं जिनको अगले 5 साल के अंदर एक दफा एक रिफ्रेशर कोर्स की जरूरत पेश आती है, एक रिफ्रेशर इलाज की जरूरत पेश आती है। जैसे कि जो कंप्लीट ट्रीटमेंट अगर इंडोर 100 डेज है तो फिर अगर कोई रिलैप्स कर जाता है, इलाज से कता ताल्लुक हो जाता है और जाके नशे का इस्तेमाल दोबारा से शुरू कर देता है, तो 15% लोग उनमें से ऐसे होते हैं जिनको के इलाज के अंदर जो है वो दोबारा आना पड़ता है एक 42 दिन के लिए, एक रिफ्रेशर, यानी जो उन्होंने पहले 100 दिन के अंदर सीखा होता है तो अब वो 42 दिन के अंदर सीख सकते हैं। जैसे कि अगर आपने किताब पूरी पढ़ ली है बहुत तवज्जो से, अब आप उसके अंदर समरी भी पढ़ लेंगे और मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी पढ़ लेंगे तो आपको पूरे का पूरा कोर्स रिफ्रेश हो जाएगा। जैसे हमने साल भर में जो पढ़ा होता है तो फिर इम्तिहान के मौके पे नहीं हम एक दफा रिफ्रेश कर लेते सारे नॉलेज। इसी तरीके से फिर 7% लोग जो है वो ऐसे भी होते हैं जिनको कि एक से ज्यादा दफा भी इलाज की जरूरत पेश आ सकती है इन कोर्स ऑफ 5 years फ्रॉम इन रिकवरी, यानी इलाज से 5 साल के बाद विद इन 5 years जो है उनको ये जरूरत पेश आ सकती है। सो डेफिनेटली रिलैप्स की, चूंकि हालांकि अगर आप देखें तो ये बहुत थोड़ा नंबर है कंपैरेटिवली, लेकिन फिर भी चूंकि इसके चांस हैं और हमारा जो काम होता है, जो फोकस होता है सारे का सारा फैमिली का, मरीज का और ट्रीटमेंट सेंटर, ये जो एक ट्रायंगल है इसका जो फोकस है वो इस प्रेपरेशन के ऊपर होता है कि हम मरीज को 78% के अंदर रखें, या अगर वो 15% में आ गया तो वापस 78% में लेके आए, या अगर वो 7% में आ गया तो वापस 78% में लेके आए, जो लोग फिर इलाज के बाद जो है वो ठीक रहते हैं। मैंने अपने इस कैरियर के अंदर ऐसे लोगों को भी ट्रीट किया है जो कि 14 साल रिकवरी में रहने के बाद फिर अल्कोहलिज्म का शिकार हुए। अब 14 years ऑफ रिकवरी जो है ये बहुत लंबा टाइम पीरियड है। इसको तो साइंस जो है वो रिलैप्स के पैमाने में नापती तुलती भी नहीं है, ठीक है, इतने लंबे अरसे के बाद जो होता है। और ये सिर्फ इस चीज को हमें याद कराता है कि इट्स अ क्रॉनिक इलनेस, ये लाइफ टाइम लाइफस्टाइल चेंज मांगता है। और जो लाइफस्टाइल चेंज जो ट्रीटमेंट सेंटर एस्टैब्लिश करता है, और आप समझ लें कि जैसे कि जब कोई भी मरीज जो है उसने किसी इलाजगाह के अंदर दाखिल होना होता है तो फैमिली का जितना भी कामकाज है वो इस डायरेक्शन के अंदर होता है कि कोई पेशेंट सेफ ट्रीटमेंट सेंटर ढूंढा जाए जो हमारे मरीज के लिए जो है वो सेफ हैंड्स हो। इसी तरीके से जो ट्रीटमेंट सेंटर खासतौर पे विलिंग बेस का जो कामकाज होता है वो फैमिली को मरीज के लिए सेफ बनाने की तरफ होता है कि जो फैमिली है वो मरीज के लिए सेफ बन जाए, रिकवरी के लिए सेफ बन जाए। और इस डायरेक्शन में जितना भी जो कामकाज है वो रिलैप्स प्रिवेंशन के जिम्मे में ही जो है वो आता है, और मरीज को फिर इस काबिल बनाया जाता है फैमिली को भी कि वो मरीज के साथ अपनी ग्रिप जो है वो उसको डेवलप कर ले, उसके मूड के उतार चढ़ाव के साथ मरीज की फैमिली जो है उसके मूड का उतार चढ़ाव ना होता हो, और उनको पता हो कि डटे रहने से और रवैये को अच्छे रखने से जो है वो तब्दीली आती है। वो असर्ट करे ना कि इंसल्ट करे मरीज की, और वो इज्जत और एहतराम के साथ उसको इनकार करना सीखे चीजों के ऊपर, और वो ऐसे गुर सीख लें जो कुछ तो ऐसी डॉक्टर सदाकत की टेक्नोलॉजीज हैं जो कि कमाल हैं, जैसे कि वीटो पावर वर्सेस कीटो पावर है, और इस तरीके से बहुत ही मजेदार और आसान जो है वो अल्फाज के अंदर डॉक्टर साहब कम्युनिकेट कर देते हैं कि कैसे उसके ऊपर जो है वो हमने काम करना है, कैसे हमने उसके ऊपर ग्रिप करना है। और जो बीमारी के सिम्टम्स अगर आते हैं तो उससे अपने मरीज को खुद भी डिफरेंशिएट करके देखना है और उसको भी मदद करनी है कि वो उसको डिफरेंशिएट करके देख सके। जो पोस्ट एक्यूट विड्रॉल सिंड्रोम्स जो उसको हिट करेंगे उसमें वो कैसे एक मददगार रोल के ऊपर आ सकते हैं। यहाँ तक कि अगर कोई मरीज किसी दिन कहता है कि मैं फॉलो पे नहीं जाना चाहता तो फैमिली मेंबर कहे कि ठीक है,
आप अगर जिद कर रहे हैं तो हम तो जरूर जाएंगे, अपना सेशन जो है वो जरूर अटेंड करेंगे। हम तो मैं तो अक्सर फैमिली को कहता हूँ कि कभी अगर खाने के टेबल पे बैठे हो, मुझसे राब्ता ना भी हो, फिर भी जिक्र कर दिया करें कि हाँ तलाल साहब से बात हुई थी, उसका भी बहुत पॉजिटिव असर होता है। सो ऐसी जो टेक्निक्स हैं ये अपेरेंटली जो है वो रिलैप्स प्रिवेंशन के लिए जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो मददगार होती हैं। लेकिन अगर फैमिली को पता हो कि उसके अगर मरीज की जो प्रायोरिटीज हैं वो चेंज हो रही हैं और रिकवरी उसके लिए अब इतनी इंपॉर्टेंट नहीं रही, कोई कंपल्सिव बिहेवियर उसके लिए आ गया है, कोई मैजिकल किस्म की थिंकिंग उसकी डेवलप हो रही है, आइसोलेशन में जा रहा है, कोई उसके जो जज्बात हैं उसमें उतार चढ़ाव है और वो अपना जो सपोर्ट सिस्टम है उसके इर्द उन लोगों से विड्रॉ कर रहा है, बेचैनी है, इरिटेबिलिटी है, एक जनरल सा डिस्कनेक्ट है, तो इसका मतलब है कि सारे के सारे वार्निंग साइंस हैं रिलैप्स के। और अगर जो है वो इस लेवल के ऊपर जो है वो कोई मरीज जा रहा है तो फिर फौरी तौर पर जो है वो ट्रीटमेंट सेंटर से, प्रोफेशनल से रब्ता करना चाहिए। इन वार्निंग साइंस को हमेशा नोटिस में रखना चाहिए और उसको जो है कभी भी रिलैप्स के अंदर हम मरीज को एक और चांस जो है वो नहीं देते, क्योंकि रिलैप्स के अंदर एक और चांस देने का मतलब है कि तबाही की तरफ कहीं और कदम जो है, कहीं मजीद कदम बढ़ा दें। सो डोंट मेक अ चांस, डोंट गिव अ चांस, टेक अ चॉइस। अगर आपको कभी भी मरीज के अंदर कोई ऐसी चेंजेस नजर आती हैं तो इससे जो है वो फिर हम बहाली को और बेहतर जिंदगी को यकीनी बना सकते हैं। तो रिलैप्स की जो खासियत है वो ये है कि ये अचानक से नहीं होता, ये कुछ वार्निंग साइंस इसके होते हैं और फैमिली को बताने का मकसद भी ये होता है कि वो उन वार्निंग साइंस को बर वक्त पहचान लें ताकि रिलैप्स से अपने प्यारे को बचा लें। और ये पूरी एक साइंस है, रिलैप्स प्रिवेंशन की पूरी एक साइंस है जिसको समझना बहुत जरूरी होता है। और आज के इस प्रोग्राम में उम्मीद है कि हम इस हवाले से जो आने वाले जो प्रोग्राम्स हैं उसमें भी अपने कंटिन्यू करेंगे मौज़ूआत पे बात। आप सबका बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमें ज्वाइन भी किया और हमारे जो मेहमान हैं उन सबका बहुत शुक्रिया कि इन्होंने अपने कीमती वक्त से हमें वक्त दिया। इंशाल्लाह अगले हफ्ते मुलाकात होगी। थैंक यू। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।